नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यस बैंक को लेके। दोस्तों, मैं जो भी स्टॉक आपसे डिस्कस करता हूं सारे के सारे क्वालिटी स्टॉक होते हैं। आपने देखा कि कैसे सारे स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया और दोस्तों निफ्टी के हाई में हमारा दोस्तों जितना भी स्टॉक है सब सुपर हाई लगा रहा है। यस, एक आध जो स्टॉक है दोस्तों वो लैगार्ड कैटेगरी में है, लेकिन फ्रेंड्स उसमें भी दम है, बिकॉज मैं क्वालिटी स्टॉक को लेके ही प्ले करना चाहता हूं। बिकॉज देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप कोई दगे हुए स्टॉक को लेके लॉन्ग टर्म तक गेम प्ले नहीं कर सकते। जहां दोस्तों बिजनेस में अगर 1% भी अनसर्टेनिटीज है, उधर पे आपको कॉशियस हो जाना चाहिए या फिर आपको अपना रिस्क को एडजस्ट करना चाहिए, हेज करना चाहिए। हेज के ऊपर से वीडियो जल्दी आएगी, लेकिन हमें जो लॉन्ग टर्म का गेम है दोस्तों क्वालिटी स्टॉक को लेके ही प्ले करनी चाहिए। आपको अच्छे से पता है कि येस बैंक दोस्तों बहुत ही पुराना बैंक है और बहुत दोस्तों अच्छा बैंक हुआ करता था। उसके बाद भाई इनके न्यूज़, राणा कपूर जी, डीएचएफएल, इतना दोस्तों कांड हुआ कि येस बैंक पूरा ख़त्म हो चुका था। लेकिन दोस्तों चूंकि इकोनॉमी है, आपको पता ही है कि कैसे इसको बचाने की प्रोसेस में आरबीआई जुट चुकी थी। तो आरबीआई ने सिर्फ इसको नहीं बचाया, बल्कि दोस्तों हमें लक्ष्मी विलास बैंक में भी आरबीआई का हस्तक्षेप देखने को मिला। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इधर से येस बैंक मल्टीबैगर बन सकता है। मैं बहुत जगह देख रहा था, ऐसे बहुत यूट्यूबर हैं जो सो हमेशा बताते हैं कि आप ये खरीदो, आप वो खरीदो। येस, उसमें रिस्क होता है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताता। रिवॉर्ड तो मिलता है, लेकिन रिस्क कितना आप अफोर्ड कर पाते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ जनरल रिटेल बहुत दोस्तों पेनी पेनी पैसा जमा करके दोस्तों आते हैं मार्केट में। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका पोर्टफोलियो का साइज़ 10,000, 12,000, 15,000 है। तो भाई स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टोरी सुनते हैं बड़े बड़े निवेशक की, तो उन्होंने दोस्तों कोई दगे हुए स्टॉक से अपना शुरुआत नहीं किया। यस, लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमें तुक्का नहीं मारना है, वरना मार्केट हमको बहुत चमाटा मारेगा। तो भाई हमें दोस्तों सिंपल सी बात है, ऑथेंटिकली जज करना है कि कौन से स्टॉक मेरे लिए है, कौन से स्टॉक मेरे लिए नहीं है। गाइस, अपना ऑनेस्ट आउटलुक देने की कोशिश करूंगा कि मुझे इधर से येस बैंक आने वाले 2, 5, 10 सालों में कितना दिखाई पड़ रहा है और क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन 2 वीडियोस बनाई हैं। आरबीएल में कुछ तो बड़ा होने वाला है, एकदम दोस्तों अलर्ट हो जाइए अगर आपके पास है तो। और रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों कर रहा है और इधर पे निकलना है या फिर घुस जाना है। नाउ दोस्तों, विदाउट डिलिंग इन फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, एएमएफआई के बारे में जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि एएमएफआई क्या है। ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन दोस्तों ये तय करते हैं कौन सा स्टॉक मिड कैप में रहेगा, कौन सा स्टॉक लार्ज कैप में रहेगा, कौन सा स्टॉक स्मॉल कैप में रहेगा। तो गाइस, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो येस बैंक है उसका प्रमोशन हो गया मिड कैप से, उन्होंने दोस्तों कंसिडर किया क्या लार्ज कैप में। तो इसीलिए हमें रैली कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी। वरना फ्रेंड्स, अगर ये बात नहीं होती तो येस बैंक 18 रुपये के लेवल पर नहीं होता। हो सकता है कि थोड़ा सा कम में आपको देखने को मिलता है। तो येस बैंक स्टेजेस अ कम बैक एज लार्ज कैप। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत सारे स्टॉक का थोड़ा सा प्रमोशन देखने को मिला और कुछ कुछ स्टॉक का उसको डिमोशन भी देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, अगर मैं न्यूज़ को पूरा पढूं तो आप देख सकते हैं कि लास्ट मार्च येस बैंक विच वाज बेल्ड आउट बाय एसबीआई। आपको पता है कि दोस्तों चूंकि कोई बैंक डूब रहा था, चूंकि बहुत बड़ी बैंक थी येस बैंक की बात की जाए, टॉप प्राइवेट बैंकों की लिस्ट में ये शुमार थी। तो गवर्नमेंट ने बोला, मीन्स आरबीआई ने बोला कि एसबीआई को, एलआईसी को, एचडीएफसी बैंक को, आईसीसी बैंक को, एक्सिस बैंक को, सब बैंक को कि भाई आप इसको बेल आउट करो, इसको लिक्विडिटी दो, वरना ये बैंक डूब जाएगा। तो दोस्तों फोर्सफुली इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था रैदर देन कि उनको स्टेक खरीदना ही पड़ा और दोस्तों स्टॉक को बूस्ट करने के लिए इनको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा। तो वॉच ड्रॉप फ्रॉम बेंचमार्क इंडिसेस निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स, निफ्टी बैंक एंड अदर निफ्टी इंडिसेस, इट्स करेंट मार्केट कैप स्टैंड एट 45,000 करोड़ ऑन द बीएसई। तो उसके बाद दोस्तों हमें येस बैंक 5 रुपये भी देखने को मिला था, लेकिन अच्छा कम बैक हुआ और दोस्तों हमें अभी मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 45,000 करोड़ से भी ऊपर की हो चुकी है। गाइस, जिनको नहीं पता कि एएमएफआई का मतलब, तो आपको पता चल गया कि ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन। लेकिन अगर ये लार्ज कैप बन गया तो व्हाट्स अ बिग डील, ये अच्छी बात क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आपको स्कीम के बारे में बहुत पता होगा जो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं। तो गाइस, अब चूंकि ये लार्ज कैप बन चुका है तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस अट्रैक्ट हो सकते हैं इनके चीप वैल्यूएशन पे, इनके फ्यूचर आउटलुक पे। हो सकता है कि कोई रिस्क ही ले लें। तो भाई अकॉर्डिंग टू सेबी नॉर्म्स कि मल्टी कैप फंड में कुछ हिस्सा आपको लार्ज कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है और स्मॉल कैप में लगाना है। तो पहले म्यूचुअल फंड क्या करते थे कि उसको आराम से ऊपर नीचे कर देते थे, लेकिन उसको अभी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बहुत ही उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी उनके लिए आसान हो गया। अब दोस्तों वो चाहे तो आराम से येस बैंक में रिस्क टू रिवॉर्ड खेल सकते हैं और बहुत निवेशक ऐसे होते हैं जो लार्ज कैप में निवेश करना पसंद करते हैं। तो इधर पे हमें कुछ इन्वेस्टर्स के पैसे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों मार्केट ने इसको बहुत ही सम्मान किया और 15 रुपये से दोस्तों
दोस्तों ये स्टॉक 18 रुपये देखने को मिला, जो कि अपने बॉटम से 20% आप कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्या इनके फंडामेंटल सही है? क्या हमको इसमें बाइंग करनी चाहिए? करनी भी चाहिए दोस्तों। तो एसटीएफएल एमओएस किधर पे मिलता है और लॉन्ग टर्म में ये वो कितना रिवॉर्ड दे सकता है? तो गाइस कभी ये 400 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। आपको मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, रिटेल इंडिकेटर को आप पूरा फॉलो करिएगा। जहाँ रिटेलर को दोस्तों एंट्री होती है वहाँ पे आपको एग्जिट कर लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो रिजोल्यूशन प्लान थे उनके पहले एक बार थोड़ा सा रिटेल का स्टेक देखिएगा, 62% के लगभग दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों बात की जाए एफआईआई डीआईएस कंटिन्यूसली अपने स्टेक को सेल कर रहे थे, लेकिन उसमें दोस्तों रिटेल हमेशा मनी पंप कर करके इसको भगा दिया था। उसके बाद दोस्तों क्या देखने को मिला कि हमें फोर्सफुली जो रिजोल्यूशन का प्लान है वो देखने को मिला, और लास्ट में एफआईआई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने एकदम दोस्तों इसको ग्रैब किया। और अभी देखने को मिल सकता है कि दोस्तों ये जो पीली वाली है प्रोमोटर तो अभी जीरो दिखाई पड़ रही है, ये दोस्तों हमें ब्लू वाली एफआईआई की दिखाई पड़ रही है, और जो रेस्ट वाली दोस्तों डीआईआई की दिखाई पड़ रही है। और इधर पे जो कौन सी कैटेगरी है, रिटेल कैटेगरी दोस्तों अभी भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, जो कि हम लोगों को ये ह्यूज इनॉर्मस दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी भी अगर आप देखें एफआईआई और डीआईई के बाद, मींस डीआईई के बाद दोस्तों डीआईई कौन होते हैं, जितने हमारे इंश्योरेंस कंपनियां होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको आप डीआईई कैटेगरी में रख सकते हैं। एफआईआई होते हैं दोस्तों, एफपीआई होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एक होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। सो उसके बाद आप अभी भी देख सकते हैं कि अदर्स में दोस्तों किसकी स्टेक सबसे ज़्यादा है। अदर्स में कौन होते हैं भाई? अदर्स में हमारे प्यारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। तो अभी भी ये पैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिटेलर लोग हमेशा पंप कर रहे हैं इस आशा में कि उनको मल्टी बैग रिटर्न मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, चूँकि ये आशा करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में है तो आपको ऑप्टिमिस्टिक बन के रहना पड़ेगा, बिकॉज देखिए सबको पता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा और भारत में और भी ग्रोथ बाकी है, ये सोचना गलत नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बोला कि एक न्यूज़ जहाँ पे बर्बाद हुए बैंक को, आपने देखा होगा कि 99% जितने भी कंपनीज़ हैं वो फेल हो जाते हैं लॉन्ग रन में, जिनके ऊपर बहुत बड़े एलिगेशंस लगते हैं। ये दोस्तों अब वकरांगी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आरकॉम का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने सारे जो बैंक्स बैंकरप्ट हुए एंड ऑल कंपनी। लेकिन दोस्तों इनकी केस अलग है, बिकॉज यहाँ पे आरबीआई का बैकअप है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं इसके ऊपर वीडियो बना भी रहा हूँ, वरना मैं कभी भी ऐसे स्टॉक पे वीडियो नहीं बनाता। तो 2019 से 2020 में दोस्तों कंपनी की जो इंटरेस्ट अर्न है आप देख सकते हैं उसमें गिरावट हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पैरामीटर यही होता है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है, यही दोस्तों बैंक का असल कमाई होता है। इसका गिरना एकदम दोस्तों मार्केट सम्मान नहीं करता है। आपको अच्छे से पता है कि इनके जो रिजल्ट आए थे Q2 के, तो भाई ऑपरेटर ने भगाया था, फिर गिरा भी दिया। वही दोस्तों समझना होता है कि एनपीए और नेट इंटरेस्ट इनकम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है, उसके बाद दोस्तों हाई इफिशिएंसी जो रेशियो से क्या होते हैं, हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इन सब को हम लोग को बहुत अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए दोस्तों। तो हम लोग को देखने को मिल सकता है कि इधर पे जो कंटीजेंसीज हैं बढ़ते हुए देखने को मिले थे, लेकिन ये सारे चीज़ फैक्टर इन हो गए थे। तो 2019 से 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट नहीं, कंपनी ने लॉस ही पोस्ट करा था। दोस्तों एक बार हम देखें तो इनके जो आरओई है बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2020 में इनके क्या फेस देखने को मिले थे। तो ये सब चीज़ को मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है, वरना दोस्तों आपको ये 15-20 रुपये भी दिखाई नहीं देता, और भी कम दिखाई पड़ता। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के जो काशा रेशियोज होते हैं फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि इनके ऊपर जल्दी ही वीडियो लाऊं। कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या होती है, काशा रेशियो क्या होती है। काशा रेशियो क्या होती है दोस्तों, आपका करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा पैरामीटर है जहां पे आप चेक करके बैंक की दोस्तों क्वालिटी जज कर सकते हैं। बैंकों के पास जितना सेविंग्स अकाउंट रहेगा, करंट अकाउंट रहेगा, उतना दोस्तों बैंक आपको कम इंटरेस्ट देगी, कम ब्याज देगी, और बैंकों को दोस्तों बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी आरबीआई से पैसा लेने के लिए। तो कासा जो रेशियो है बहुत दोस्तों एक बैंक के लिए बढ़िया होता है, और ये बताता है कि बैंक कितनी सुरक्षित है। आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक में और अदर्स बैंक में वो हमेशा बोलते हैं कि भाई अकाउंट खुलवाइए, ये करिए वो करिए। ऐसा क्यों फोर्स करते हैं? बिकॉज उनको अपना कासा रेशियो सुधारना पड़ता है, जहाँ पे उनको आराम से पूंजी मिल जाती है और वो आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे देते हैं दोस्तों, और उस पैसा को अच्छा रेट पे खटाते हैं। तो एनीवेज हमें कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या बताता है कि आपका बैंक कितना सेफ है दोस्तों। तो इसके वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी लाऊं फंडामेंटल एनालिसिस पे। एनीवेज तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनके दोनों दोस्तों कासा की बात की जाए तो ये बहुत ही डिटोरिएट हुए हैं। ऐसा क्यों? तो मार्केट में आपको पता ही है कि येस बैंक को लेके एक पैनिक जो फैला हुआ था, उसके बाद बहुत लोगों ने दोस्तों खाता बंद भी करवा दिया। तो कासा तो डिक्लाइन होने ही वाला है, लेकिन अब देखने को बनता है कि अपकमिंग क्वार्टर्स रिजल्ट्स में एक कंपनी कैसा करती है, और दोस्तों हमें ये कितना सुधरते हुए देखने को मिल सकता है। सेम दोस्तों मैं आपको ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी छुपाना नहीं चाहता हूँ, यही एसेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोनों दोस्तों हमें बढ़ते हुए देखने
को मिलते हैं जो कि बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं होते हैं। जितना भी दोस्तों प्रोविजनल कंटीजेंसीज बैंक कम करे, जितना भी उनका जो एसेट है एनपीए कम देखने को मिले, कासा बढ़ते हुए देखने को मिले, कैपिटल एडिक्वेसी बढ़िया देखने को मिले, वही सब दोस्तों बैंक की असल जान होती है। तो इन सब का चयन करने के बाद ही बैंक में निवेश करना सीखे दोस्तों, वरना बैंकिंग के स्टॉक से दूर रहें और देश के जो नंबर 1 बैंक है उन सब के साथ जानने की कोशिश करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो निफ्टी में दोस्तों भारी तेज़ी देखने को मिली। अब 6 महीना में देखिएगा, मैंने 3 बैंक से इसको कंपेयर किया जो कि मुझे करना नहीं चाहिए दोस्तों। मुझे इधर पे आईसीआईसी बैंक से कंपेयर करना चाहिए। तो मैंने कंपेयर किया है येस बैंक, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक। ये पीली वाली किसकी लाइन है दोस्तों? एचडीएफसी बैंक की। तो देख सकते हैं कि अभी भी 6 महीना में इतनी रैली होने के बावजूद भी ये बहुत पीछे दिखाई पड़ रही है। येस, लेकिन हमें बॉटम से देखना पड़ रहा है, ये भी बहुत ही बड़ी बात। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों तो हमें स्टॉक के प्राइस कम देखने को मिलते हैं। तो इधर पे जो वोलेटिलिटी है दोस्तों बहुत ही अप एंड डाउन देखने को मिलती है, बहुत वोलेटाइल स्टॉक में से आता है। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे दोस्तों लॉन्ग रन में हमेशा जो टॉप बैंक है वही अच्छा करते हैं। और दोस्तों इनके जो आप एसेट क्वालिटी देख लीजिएगा, इनके एनपीए बहुत लिस्ट होते हैं। इनके दोस्तों बात की जाए फंडामेंटल की तो डिटोरेट कभी नहीं होते हैं और हमेशा बढ़ते देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपने देखा कि कैसे कोटक ने दोस्तों 2K का लेवल लगाया और एचडीएफसी बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। और यस, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक ये बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इतना इसलिए बोल रहा हूँ, इतना लंबा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जहाँ पे आप समझें कि बैंक दोस्तों प्राइस को मत देखें, बैंक की क्वालिटी को देखें। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बैंक सुधर सकती है, ऑफ कोर्स सुधरेगी, बिकॉज इनके ऊपर बहुतों का हाथ हो चुका है। लेकिन क्या इधर से 100 रुपये जाएगा, क्या इधर से 500 जाएगा, क्या इधर से 1000 का दम रखता है फ्रेंड्स? तो वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन टेक्निकली क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रही है, अगर दोस्तों आपको निवेश करना है तो बता देता हूँ। एक मंथ के चार्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे ये 400 का बैंक हुआ करता था, उसके बाद कंटिन्यूसली एक गिरावट ही नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्रैश बोलूंगा, जहां पे सबके कपड़े फट गए थे। इवन आरजी साहब की बात की जाए, राकेश झुनझुनवाला जी की, तो भाई उन्होंने 87 पे लिया था। और दोस्तों एफ एम नॉट रॉन्ग, माफ करिएगा दोस्तों, 67 में लिया था एफ एम नॉट रॉन्ग, या फिर उसी के लगभग लिया था। सबको लगा था कि इधर से अब 100 जाएगा, 150 जाएगा। दोस्तों उनका भी जो पासा है गलत पड़ गया। इसीलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में किसी को फॉलो करके काम नहीं करने का होता है, अपना देखिए एनालिसिस। बिकॉज आप किसी को फॉलो करेंगे, उनका रिस्क एपिटाइट बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या आपका उतना होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो अगर आपको निवेश करना है तो अभी भी देखिए दोस्तों 18 रुपये के लेवल पर चल रहा है और अभी भी हमें एक बाउंस बैक देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है तो भाई आप 16 रुपये के नीचे निवेश करें तो बेटर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी कभी लाल होता है तो आपको 16 रुपये में ज़रूर देखने को मिल सकता है। और एकदम दोस्तों ऐसा लेवल जहाँ पे आपको रिस्क बहुत कम हो जाता है, मिनिमम की डाउन साइड की रिस्क बहुत कम हो गई लेकिन अपसाइड का ह्यूज, तो 15 रुपये का लेवल दोस्तों, 15 रुपये 50 पैसे का लेवल, ये आपके अल्टीमेट बाइंग जोन हो सकते हैं। 15 से लेकर 15-50 लॉन्ग टर्म के लिए, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल 10 साल के लिए। यस, कंपनी दोस्तों पहले जैसी नहीं रही, वरना मैं कभी बोलता भी नहीं कि आप निवेश करने का सोच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इस बैंक से बहुत ही दूर रहता हूँ, बिकॉज मेरे पास ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो अभी भी दोस्तों मल्टी बैग रिटर्न मुझे दे रहे हैं। तो मेरे पास दोस्तों उतना लाइक रिस्क लेने की एपेटाइट तो है, लेकिन दोस्तों मैं लेता नहीं हूँ बिकॉज फंडामेंटल सही होनी चाहिए। और मैं लेता हूँ दोस्तों तो दगे हुए स्टॉक पे लेना पसंद नहीं करता हूँ, कि एटलीस्ट मैं देखता हूँ कि जिनके आरओई सही है, जिनके दोस्तों रेवेन्यू में जंप है, जिनके लाइक प्रॉफिट में जंप है, उसी पे निवेश करके मज़ा आता है। इसलिए दोस्तों मैंने डिटेल वीडियो बनाने का सोचा है, बहुतों का रिक्वेस्ट था। तो इस लेवल पे आए तो आप वेरी 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 लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अभी दोस्तों 18 रुपये का लेवल पे चल रहा है, तो अगर मैं बोलूँ तो अभी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक डिप आता है बैंक निफ्टी में, प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो हो सके कि 1-2 लोअर सर्किट लग सकता है, वो आपके एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात की जाए अपने कैपिटल का, 2% से ऊपर मत लगाइएगा। और मैक्स टू मैक्स दोस्तों बहुत अगर मन कर रहा है कि नहीं इसी में निवेश करना और किसी में नहीं दोस्तों, तो 5% के ऊपर मत लगाइएगा। वरना अगर आपको पता है कि जो आती है दोस्तों रैली में भागती है, और तो नेगेटिव न्यूज़ के बाद रैली जाती भी है। तो ये दोस्तों मेरा रहा आउटलुक येस बैंक को लेके। तो अपने रिस्क को दोस्तों अच्छे से एडजस्ट करें और आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। मैंने दोस्तों अपना पूरा एफर्ट लगा के अब सोचा कि वीडियो बनाऊं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहता और नहीं बोलता हूं। मैं दोस्तों आपके सामने सच बताता हूं। आपके पास अगर प्रायोरिटी होगी तो आपके बड़े बैंक दोस्तों लुभावने अगर अच्छे प्राइस से मिलते हैं तो उनको ग्रैब कर सकते हैं, बंधन बैंक पे भी जा सकते हैं। लेकिन यस बैंक दोस्तों चूंकि अभी सस्ते प्राइस में है तो हो सकता है कि आने वाला टाइम अच्छा कर जाए। तो आप चाहें तो 2 से 5% का एलोकेशन कर सकते हैं, जो दोस्तों मैंने आपको लेवल बताया। और वेरी लॉन्ग टर्म दोस्तों गेम प्ले कर सकते हैं। बात की जाए 5 साल 10 साल की, तभी दोस्तों हो सके तो ये स्टॉक अच्छा करें। और इनके क्वार्टरली रिजल्ट कब आते हैं, कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, उन पे नज़र आपकी होनी ही चाहिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों जैसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करें, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।